हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मेरा नाम विकेश कुमार सिंह है और मैं कौटिल्य आईएएस एकेडमी का एक फैकल्टी हूँ। तो मैं हिस्ट्री का फैकल्टी हूँ स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी में हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यूपीएससी में अब जब आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि देखो प्रीलिम्स में आएगा वो, और मेंस में भी आता है जीएस पेपर 1 में। तो हमें हिस्ट्री को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ जो कि ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि ये हिस्ट्री होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज हिस्ट्री। और देखिए हिस्ट्री जो है वो एक कम्युनिकेशन है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। देखिए आपको अगर जानना है आपके समाज को तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पास्ट को जानना बहुत जरूरी है अपने प्रेजेंट को जानने के लिए। ये एक कम्युनिकेशन है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। आज का अगर कोई भी आप प्रेजेंट इशू उठाएंगे, आज जो आपने इंडिया में डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप अगर उसको आज के डेवलपमेंट के तौर पर देखना चाहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब इसको एलपीजी रिफॉर्म्स 1990 में देखेंगे, नरसिम्हा राव जी गवर्नमेंट के टाइम पे, जो मनमोहन सिंह जी ने जिसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तब आपको आप आज का डेवलपमेंट, आज का इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो समझ में आएगा। तो मैं शुरू करता हूं कि देखिए हिस्ट्री होती क्या है। तो देखिए बहुत बड़े एक हिस्टोरियन हुआ करते थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन, उनका नाम था E.H. कार। बहुत बड़े डिप्लोमेट भी थे और उनका ये एक कहना था उनका हिस्ट्री को लेके कि देखिए हिस्ट्री क्या होता है, ये कम्युनिकेशन होता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। हिस्ट्री पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कम्युनिकेशन है, और हिस्ट्री का जो एसेंस है वो होता है चेंजेस को समझना कि चेंज कैसे घटित हो रहा है सोसाइटी में स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, हिस्ट्री इज द कम्युनिकेशन बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट। विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री यू कैन नॉट इवैल्यूएट योर प्रेजेंट। आप अपने प्रेजेंट को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है। आप देखिए जीएस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी बात, अगर आप ऑप्शनल भी ले लेंगे हिस्ट्री, जो कि आपको जीएस में भी हेल्प करेगा, तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। हिस्ट्री आपको ऑप्शनल में भी हेल्प करेगा, जीएस में भी हेल्प करेगा, और बाकी जीएस को लेके ये गेटवे है। बाकी जीएस के नॉलेज के लिए हिस्ट्री जो है ये एक गेटवे का काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं। मैं मॉडर्न हिस्ट्री से एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूं कि डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल क्या था। और देखिए दिक्कत क्या है ना, जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो स्टूडेंट और टीचर सबको ही वहीं से शुरू कर देता है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री है तो आपने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से शुरू कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने अगर एडवेंट ऑफ यूरोपियन समझना है तो उसके पहले हमें एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वो कॉन्सेप्ट, वो लैंडमार्क घटना है अपना डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, कि डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल क्या था। तो देखिए वही डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि एक एम्पायर कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले मैं अब से आपको शुरू कर देता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आए क्यों थे। अगर जनता से पूछेंगे, आप नॉर्मल स्टूडेंट से पूछेंगे, तो जनता कहेगी, नॉर्मल स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई ट्रेड करने आए थे। लेकिन ट्रेड करने क्यों आए थे, वो रीजन क्या है उसके पीछे, हमें उसका वाई और हमें उसका हाउ जानना है, हमें उसका वाई जानना है कि वो लोग क्यों आए थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है अपना, डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। लेकिन आप डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के पहले एक और चीज समझिए, जो है कि हम लोग एम्पायर कैसे बना, उससे पहले एक सिविलाइजेशन कैसे बना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग सब हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। हम लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, आपको पता ही होगा, है कि नहीं। हम लोग सब हंटर गैदरर हुआ करते थे। ठीक है, और हम लोग क्या किया करते थे भाई, पहले एग्रीकल्चर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एग्रीकल्चर तो नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ है, और इसी एग्रीकल्चर के शुरू होने को गोल्डन चाइल्ड नियोलिथिक रेवोल्यूशन कह देते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत नियोलिथिक पीरियड में हुई थी। ठीक है, तो हम लोग पहले हंटर गैदरर थे। सबसे पहले जो धातु, सबसे पहले जो मेटल हम लोगों ने यूज किया है स्टूडेंट्स, वो है कॉपर। कॉपर स्टूडेंट जो है ना, कॉपर उतना ज्यादा हार्ड मेटल नहीं है, तो उससे उतने बेहतर तरीके से आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। कॉपर के बाद क्या हुआ, हमने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया। कॉपर के बाद हमने क्या किया है, कॉपर में टिन मिलाया है। कॉपर में टिन मिला के हमने क्या कर दिया है भाई, ब्रॉन्ज बना दिया है। और ब्रॉन्ज कॉपर की तुलना में क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्रॉन्ज कॉपर की तुलना में क्या होता है, ब्रॉन्ज कॉपर की तुलना में थोड़ा हार्ड मेटल होता है, और इसी के लिए वो एग्रीकल्चर में थोड़ी बेहतर भूमिका निभाएगा। और ब्रॉन्ज के समय में हम लोग किसके एज में आ जाते हैं, हम लोग सिविलाइजेशन की एज में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। आप नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में आपने नाम सुना होगा इजिप्ट का, इजिप्टियन सिविलाइजेशन।
आपने मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, आपने वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा। लेकिन स्टूडेंट ये सब सिर्फ सिविलाइजेशन है, एम्पायर नहीं है। एम्पायर बनने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? तो ये जो श्रृंखला चली आ रही है, ये जो एक के बाद एक का जो प्रोसेस है ना, ये जो चला आ रहा है ना, कि देखिए कॉपर के बाद ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज के बाद अगर आप अप्रॉक्स देखेंगे तो 1000 बीसी में, अराउंड 1000 देखेंगे तो हम लोग 1000 बीसी में क्या हुआ है, आयरन शुरू हो गया है स्टूडेंट्स। आयरन मिलना हमें शुरू हो गया। अतरंजी खेड़ा नाम की जगह से हमें आयरन के मिलने के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मतलब क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए क्या होता है? साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस। सीआईडी वाईडी देखते हैं कि नहीं? ठीक है। तो आयरन मिला है हम लोगों को, और आयरन क्या करेगा, क्या भूमिका निभाएगा स्टूडेंट्स? आयरन क्या करेगा? आयरन बहुत ही प्रभावी तरीके से एग्रीकल्चर में भूमिका निभाएगा, बहुत ही कमाल तरीके से वो एग्रीकल्चर करेगा। और जब कमाल तरीके से एग्रीकल्चर होगा तो क्या आएगा बेटा, सरप्लस आएगा। आयरन से एग्रीकल्चर होगा स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर से सरप्लस आएगा स्टूडेंट, और सरप्लस आएगा तो बहुत सारे एम्पायर्स आएंगे। एम्पायर्स कौन कौन से भाई? सबसे पहले आपने डेरियस का नाम सुना होगा, ईरान में बहुत बड़ा उसने साम्राज्य बनाया, ठीक है। आपने बहुत सारे एम्पायर्स, आपने मगधन एम्पायर का नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने सुना होगा अलेक्जेंडर का नाम। उसके फादर ने, फिलिप ने क्या किया था, ग्रीस के सिटी स्टेट्स को जीता था, और वही बेस वक्त मिला अलेक्जेंडर को। और आप देखिए अलेक्जेंडर ने कितने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, ब्यास नदी तक, हमारे इंडिया के ब्यास नदी तक अलेक्जेंडर का जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था, जो एम्पायर था वो फैला हुआ था, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे एम्पायर्स बन रहे हैं। और एंशिएंट टाइम में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एम्पायर्स जो है, एम्पायर का खर्च देखिए स्टूडेंट्स ज्यादा होता है। स्टेट और नॉर्मल एम्पायर में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक स्टेट होता है, एक तो पहली बात तो छोटा होता है, एम्पायर होता है बहुत लार्ज होता है, और स्टेट को आपको सस्टेन करने के लिए उतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए। लेकिन एम्पायर को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि एम्पायर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स पर वो कब्जा करने का ट्राई करता है। तो एम्पायर को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। तभी तो मैंने बोला आयरन नहीं होता तो क्या नहीं बन पाते, एम्पायर्स नहीं बन पाते। और आयरन का रिलेशन किससे है भाई? एग्रीकल्चर से। तभी तो आप आयरन का हल बनाएंगे ना, तभी तो अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर कर पाएंगे, अंदर तक एग्रीकल्चर कर पाएंगे आप अच्छे से। और उसके बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा सरप्लस आएगा। लेकिन एक और तरीके से वो सरप्लस को जनरेट करते थे, और वो करते थे ट्रेड रूट्स पर कब्जा करके। आपने एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट का नाम सुना होगा जिसको अपन कहते हैं सिल्क रूट स्टूडेंट्स। सिल्क रूट, ये जो सिल्क रूट था ना स्टूडेंट्स, ये किसको जोड़ता था? चाइना को रोमन एम्पायर से जोड़ता था, और उसके एक हिस्से पर हमारे इंडियन एम्पायर, हमारे इंडियन कंट्री के कुशाना एम्पायर का भी कब्जा था। तो ऐसे सिल्क रूट्स पर कब्जा था। वो सेंट्रल एशिया से ही होके ये सिल्क रूट गुजरता था, जो चाइना और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को क्या करता था, जोड़ता था। और वहां से क्या, चाइना क्या करता था, सिल्क को भेजता था किसको, रोमन एम्पायर को, ठीक है। और आप ये सोच रहे होंगे यार इतनी ज्यादा राम कहानी क्यों सुना रहे हैं सर, सीधा सीधा डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल पे क्यों नहीं आ रहे? लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको ये बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आपको फिर डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि सिल्क रूट पर कब्जा होता था। आप बताइए, कुशाना एम्पायर का अगर सिल्क रूट पर कब्जा है तो जाते समय फ्री में तो नहीं जाने देंगे चाइना के कारवां को, कुछ ना कुछ तो टैक्सेस लेंगे। तो ऐसे एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि एम्पायर्स का रूट्स पर, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर क्या होता था, कब्जा होता था। समझ में आ रही है आपको बात? तो अब देखिए क्या हुआ है कि सिविलाइजेशन हुआ है, सिविलाइजेशन से डिफरेंट टाइप के एम्पायर बनने लग गए हैं, और उसी में से एक एम्पायर था रोमन एम्पायर, जो यूरोप के एक बहुत बड़े एरिया में अपना दबदबा रखता था। दबदबा समझते हैं आप लोग, डोमिनेंस, ठीक है। तो अब देखिए जब एम्पायर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एम्पायर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है स्टूडेंट्स, तो जब कोई एरिया बड़ा होता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इश्यू आ जाता है। देखिए आज भी मैंने फिर बताया आपको, हिस्ट्री क्या है, एंशिएंट पुरानी चीजें और आज की चीजों का एक संवाद है, एक कन्वर्सेशन है। और जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, एनालिसिस समझ में आता है हर एक घटना का, हर एक चीज का। तो ये एनालिसिस है। तो आप आज के सिनेरियो को आप किससे मिलाकर देखेंगे, आप एंशिएंट टाइम के सिनेरियो से मिलाकर देखेंगे तो आपको फैक्ट समझ में आएगा। आज भी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं हम ताकि ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ये ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हम लोग बना देते हैं कि यार कोई बड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके।
ठीक है, तो वैसे ही वो रोमन एम्पायर को क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर स्टूडेंट्स और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। क्या? ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। समझ में आ रही है आपको बात? तो अब देखिए उस ईस्टर्न रोमन एम्पायर का क्या है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का क्या है, जो कैपिटल है स्टूडेंट्स वो क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपोल। और ये कॉन्स्टेंटिनोपोल आज के टर्की के इस्तांबुल नाम की जगह है जो उसका कैपिटल है। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, उसका नाम क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपोल। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटिनोपोल ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। मैंने अभी आपको बताया एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल क्या है, रोम। और अब आप सिनेरियो को देखिए, क्या सिनेरियो है, नॉर्थन साइड से क्या हुआ है, बहुत सारी जर्मन ट्राइब्स का अटैक हुआ है रोम पे अराउंड 5th-6th सेंचुरी में। और रोम का, और कहना चाहिए कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर का क्या हो गया है स्टूडेंट्स, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है स्टूडेंट्स। याद रखिए वेस्टर्न रोमन एम्पायर का क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। लेकिन इस ईस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन नहीं हुआ है, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होगा 1453 में। कैसे होगा स्टूडेंट्स, अब आप सिनेरियो को देखिए। आपने टर्क्स का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, टर्क्स, हु वेयर द टर्क्स, एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है सामने। आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा, पद्मावत फिल्म देखी होगी सबने, अलाउद्दीन खिलजी और ये सारे जो जितने भी बाहर से आए थे हमारे मतलब देश में वो करने, इन्वेजन करने, जैसे आपने महमूद घोरी का नाम, मोहम्मद घोरी का नाम सुना होगा, महमूद गजनी का नाम सुना होगा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन सारे लोगों का नाम सुना होगा। कौन थे ये लोग, कौन थे, टर्क्स। टर्क्स है कौन, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स है स्टूडेंट, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। और देखिए इस्लाम पर क्या आरोप लगते हैं कि भाई इस्लाम काफी ज्यादा एग्रेसिव है। नहीं, इस्लाम एग्रेसिव क्यों है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है स्टूडेंट्स। वो क्या हिस्ट्री है, आप देखेंगे जब प्रोफेट ने सऊदी अरेबिया में जो जगह है मक्का मदीना, आपने नाम सुना होगा, जो कि काफी उनकी इंपॉर्टेंट जगह है, मक्का में जब इस धर्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे, अपने विचारों को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रोफेट पर जानलेवा हमला हुआ था। और उन पर जानलेवा हमला हुआ था, तो अगर वो अपने आप को नहीं बचाते तो क्या होता, उनका ये धर्म सस्टेन ही नहीं कर पाता। इसलिए वो जो जन्म हुआ है ना इस्लाम का, वो क्या हुआ है, जब जन्म हुआ है उसके बाद क्या हुआ है, उन पर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। तो अपने आप को बचाने की कोशिश में उन्होंने क्या किया है, युद्ध का सहारा लिया है, वॉर का सहारा लिया है। लेकिन वही चीज आप इंडिया में देखिए, बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध कितनी ज्यादा रेडिकल बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि ना आत्मा होती है ना परमात्मा होते हैं, ना आत्मा होती है ना परमात्मा होता है। परमात्मा का मतलब है सुप्रीम बीइंग, ठीक है, जो ट्रुथ है, ठीक है। लेकिन आप देखिए वैदिक काल में और उपनिषदों में पूरा उपनिषद का पूरा फिलॉसफी ही बेस्ड है आत्मा और परमात्मा पे। बुद्ध इतनी ज्यादा रेडिकल बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर क्या नहीं हुआ है, जानलेवा हमला नहीं हुआ है। किसी ने ऐसा जानलेवा हमला करने की कोशिश नहीं की। उल्टा बुद्धिज्म को किसने संरक्षण दिया, अपने क्या, अशोका ने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंत के दौरान वो जैनिज्म के कांटेक्ट में आ गए थे, और उन्होंने भी जो उनकी जो डेथ हुई है वो संलेखना पद्धति से हुई है। संलेखना जैनिज्म में एक चीज होती है जिसमें आप अपने मतलब बिना खाए पिए और स्लो डेथ की तरफ आप बढ़ते हो, वो जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है ये बिंदुसार आजीवक सेट को फॉलो करता है। तो एक ही फैमिली में देखिए आप कितना लिबरल फैमिली है। आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म से थोड़ा सा प्रभावित है, उसका लड़का जो है आजीवक सेट से प्रभावित है, और अशोका ने बुद्धिज्म को बाकायदा क्या दिया है, पेट्रोनेज दी है, संरक्षण दिया है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो चर्चा की संस्कृति है ना, कि ये जो आपस में क्या करने की डिस्कशन करने की जो संस्कृति है वो काफी सही है, और ये हमको विरासत में मिली है। इसलिए तो अमर्त्य सेन लिखते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, हम लोगों में ये एक चीज है कि हम लोग ज्यादा मतलब ऐसे हम लोग इनटॉलरेंट से नहीं है, हम लोग टॉलरेंट हैं। हम लोग दूसरे की बात भी सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं और उससे सीखते हैं, और ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो चलिए अब टर्क्स पर आते हैं। सेंट्रल एशियन ट्राइब है टर्क्स, और इसी की एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है भाई? वो
वो ब्रांच का नाम है ऑटोमन टर्क्स। तो ऑटोमन टर्क्स ने क्या किया है, ऑटोमन टर्क्स ने इस पर कब्जा कर लिया है। किस पर कब्जा कर लिया है? कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, आप देखिए ईस्टर्न रोमन एम्पायर और ऑटोमन टर्क्स के बीच में क्या होता है, एक वॉर होता है, और ऑटोमन टर्क्स किस पर कब्जा कर लेता है? कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कब्जा कर लेता है। ये देखिए फोटो भी है, ये देखिए फोटो भी मैंने आपके लिए लगा रखी है यहाँ पे, डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल 1453। और आप बोलेंगे कि सर इतनी रेडिकल घटना क्यों मानी जाती है, मतलब रेडिकल नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए इतना ये लैंडमार्क इवेंट क्यों है सर, क्या रीजन है इसके पीछे, ये इतना लैंडमार्क इवेंट क्यों है? तो लैंडमार्क इवेंट इसलिए है स्टूडेंट्स की कॉन्स्टेंटिनोपोल के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ है, यूरोप और एशिया के बीच का जो ट्रेड रूट है स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसको यूरोप मान लीजिए, इसको यूरोप मान लीजिए और इसको एशिया मान लीजिए, और इन दोनों के बीच में जो ट्रेड रूट है ना स्टूडेंट, जो ट्रेड रूट है वो ब्लॉक हो गया है, क्योंकि इसी ट्रेड रूट के पास ही लोकेटेड क्या था अपना कॉन्स्टेंटिनोपोल, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपोल गया तो वो ट्रेड रूट गया। तो आप बोलेंगे कि इससे इतना लैंडमार्क घटना क्यों हो गया, इससे क्या इशू है, ट्रेड रूट ब्लॉक हो गया तो क्या हो गया? देखिए स्टूडेंट्स, यूरोप में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा से थी, एंशियंट टाइम से ही यूरोप में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड थी स्टूडेंट्स। किस चीज की डिमांड थी? शुरुआत हुई थी मसाले से, और आगे चलकर वो क्या कहां तक चली गई? कॉटन, मलमल, सिल्क, चाय, कॉफी, चीनी, दलहन, तिलहन, सब कुछ, अनाज, हमारे प्रोडक्ट्स की हमेशा से ही मांग थी यूरोप में, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो हमेशा से हमारे पक्ष में था, हमारे साइड में था। अब आप बोलेंगे सर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड वही होता है कि भाई हमारी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड है, यूरोप के प्रोडक्ट्स की डिमांड है नहीं, तो यूरोप के प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट्स के बदले में यूरोप को क्या देना पड़ेगा? कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो हमें चाहिए, और वो क्या चाहिए हमको प्रेशियस मेटल्स चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट्स के बदले में यूरोप क्या देता था भाई? प्रेशियस मेटल्स देता था। शाहजहां के टाइम पे एक ट्रैवलर है वर्नियर क्या बोलता है कि भाई दुनिया भर से घूमते घामते सोने और चांदी भारत में आकर बस जाते हैं। इसका मतलब क्या है? दुनिया भर से घूमते घूमते सोने और चांदी ये इंडिया में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड इतना है यूरोप में, और उसके बदले में हमें क्या मिलते हैं? प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं। ऐसे ही नहीं बोलते थे हमें सोने की चिड़िया, वो एग्जैजरेशन नहीं है, वो रियलिटी है, वो ट्रुथ है। ठीक है, तो अब ये यार एशिया और यूरोप के बीच का ट्रेड रूट ब्लॉक हो गया है, और उनको क्या चाहिए? उनको मसाले चाहिए। मसाले क्यों चाहिए स्टूडेंट्स? वाई? कोई आप गेस करना चाहेंगे इसमें से मसाले क्यों चाहिए होते? आपको लगा दाल वाल तड़का वड़का खाते होंगे, वो शाही पनीर खाते होंगे, कढ़ाई पनीर है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो उनको मसाले चाहिए थे किसके लिए? मीट को प्रिजर्व करने के लिए। सब मसाले होते हैं आप देखिए प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, इसलिए जो अचार वगैरह आप लोग यूज करते होंगे, पिकल वगैरह, उसमें क्या होता है? काफी ज्यादा, मतलब वो काफी टाइम तक खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा वो तेल, नमक, मसाला बहुत होता है, तो वो प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है। ठीक है, तो खराब नहीं होता है। तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए था? उन्हें मसाले चाहिए थे। मीट को प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए थे भाई? मसाले चाहिए थे। और एक और चीज क्या हुई इस बीच कि उन ऑटोमन टर्क से क्या किया है? इटली के कुछ ट्रेडर्स ने क्या किया है? डील स्ट्राइक कर ली है स्टूडेंट्स। इटली के ट्रेडर्स ने क्या किया है? एक डील स्ट्राइक कर ली है। क्या डील स्ट्राइक कर ली है? इटली के ट्रेडर्स ने कहा कि देखो हमें यहां से जाने दो, और बदले में तुम जो भी टैक्स वगैरह लेना है वो सब, इनकी एक डील हो गई। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि इटली के ट्रेडर्स को जाने दिया यहां से। अब इटली के ट्रेडर्स यहां से जा रहे हैं इस ट्रेड रूट से इंडिया में जा रहे हैं, और वहां से मसाले वगैरह खरीद के ला रहे हैं, और मसाले लेके यहां पर यूरोप में बहुत ज्यादा महंगी कीमतों पर बेच रहे हैं। एक टाइप का आप इसको मान लीजिए ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जाकर यूरोप में बहुत ज्यादा महंगे दामों पर क्या बेच रहे हैं भाई? मसाले बेच रहे हैं। तो अब बाकी यूरोपियन ट्रेडर्स को क्या लगा कि भाई हमें इस इटली के ट्रेड की इसने जो स्पाइस ट्रेड पर जो मोनोपोली स्थापित कर ली है, जो स्पाइस ट्रेड पर जो मोनोपोली इसकी हो गई है, इसको हमें तोड़ना होगा। और यही तोड़ने के लिए क्या हुआ था स्टूडेंट्स? अल्टरनेटिव ट्रेड रूट ढूंढने की उन लोगों ने क्या किया? कोशिशें जारी की, और उसी अल्टरनेटिव ट्रेड रूट ढूंढने के लिए बहुत सारे सी वोएजेस हुए। आप नाम सुनते हैं वास्को डी गामा का,
आप नाम सुनते हैं कोलंबस का, लेकिन आप अगर वहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे, हाँ भाई फलाने डेट को वास्को डिगामा ने क्या किया है, इंडिया के अल्टरनेटिव ट्रेड रूट को क्या किया है स्टूडेंट्स, ढूंढा है, तो आपको इसका पूरा बैकग्राउंड समझ में आएगा क्या अगर आपने वो फैक्ट याद कर लिया। और वो फैक्ट आपको याद रहेगा क्या, क्या इसकी गारंटी है क्या कि वो फैक्ट आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पिछला पूरा बैकग्राउंड पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको हर एक चीज का बैकग्राउंड जानना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये जो सी वॉयेजेस है ना, सी वॉयेजेस, वो सी वॉयेजेस का बैकग्राउंड यही है कि भाई इटालियन ट्रेडर्स का मोनोपोली, इटालियन ट्रेडर्स के मोनोपोली को तोड़ने के लिए क्या किया था, अदर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया था, कोशिशें की थी कि हम एक अल्टरनेट ट्रेड रूट ढूंढे। और आप देखिए सबसे पहला ट्रेड रूट किसने ढूंढा है भाई, पोर्टुगल का एक राजा हुआ करता था, उसका नाम है हेनरी द नेविगेटर स्टूडेंट्स, हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। और ये हेनरी द नेविगेटर काफी ऑब्सेस था कि भाई मेरे को ढूंढना है साउथ एशिया तक का रूट देखना है, ढूंढना है। तो इसी से कौन था, इसी से लिंक्ड और इसी से कहना चाहिए कि फंडेड कौन था, वास्को डिगामा फंडेड था, ठीक है। और देखिए कोलंबस का नाम सुना होगा आपने, कोलंबस को तलाश थी इंडिया की, लेकिन वो पहुंचा कहां पर, कहां पर पहुंचा, ठीक है, कहां पर पहुंचा, कहां पर पहुंचा वो कोलंबस, कहां पर पहुंचा भाई, तो अमेरिका पहुंचा। कोलंबस था इटालियन, लेकिन ही वॉज फंडेड बाय एक स्पेनिश क्वीन हुआ करती थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका नाम था इसाबेला। और इसाबेला ने क्या किया था, कोलंबस को फंड किया था, लेकिन था वो इटालियन, ठीक है। तो इटालियन था और उसको इंडिया की तलाश थी, लेकिन वो पहुंचा अमेरिका पर, इसलिए उसने वहां के जो नेटिव लोग थे उनको रेड इंडियंस कहा, आपने सब सुना होगा, ठीक है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इतना बैकग्राउंड समझ में नहीं, मतलब पता नहीं होगा, या फिर मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, कुछ जो स्टूडियस होंगे वो तो खुद से पढ़ा होगा उन्होंने, ठीक है। तो हुआ क्या है, अब ये आ गए इटालियन आ गया, मतलब कोलंबस आ गया और ये वास्को डिगामा आ गए। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद बहुत सारे अदर यूरोपियन कंट्रीज को लगा कि भाई हम तो पीछे रह गए, हमें तो करना चाहिए और मतलब ये ट्रेड रूट ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ है, फिर बहुत सारी दूसरी जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है, ट्रेड रूट ढूंढने का काम किया है। और उसी में क्या हुआ है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज बनी हैं जो ट्रेड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग जगह पर जाएंगे। और इस सी वॉयेजेस से क्या जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, इस सी वॉयेजेस से 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, वो है गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। गोल्ड ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, मतलब आप दूर दराज के इलाकों में जाइए, वहां से ट्रेड कीजिए और ट्रेड करके प्रॉफिट कमाइए। ये गोल्ड उस प्रॉफिट को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, सिग्निफाई कर रहा है। वो गोल्ड, ये गोल्ड उस प्रॉफिट को सिग्निफाई कर रहा है। मैंने वही बताया आपको, अभी क्या बताया कि अभी जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया है, कैसे, नॉर्थ से बहुत सारे जर्मन ट्राइब्स का आक्रमण हुआ और अलग अलग जगह पर क्या ट्राइब्स स्थापित हो गए। अब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का तो डिक्लाइन हो गया ना, रोम पर का तो डिक्लाइन हो गया, तो उसी जगह पर क्या हुआ है, बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब्स क्या हो गए हैं, स्थापित हो गए हैं। और ये डिफरेंट ट्राइब्स क्या कर रहे हैं, एक इलाके पर अपना कंट्रोल बना रहे हैं और उस इलाके के लोग इनको बदले में क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो डिफरेंट ट्राइबल चीफ्स है कि नहीं, डिफरेंट ट्राइबल चीफ्स है तो क्या है, ये कोई स्ट्रॉन्ग मोनार्की तो है नहीं, तो एक फ्यूडल टाइप की व्यवस्था बनी हुई है, इसी को अपन क्या कहेंगे, फ्यूडलिज्म। और इस फ्यूडलिज्म में जो इकोनॉमी होता है ना, वो ग्लोबल नहीं होता, वो स्टैटिक इकोनॉमी होता है, वो डायनामिक इकोनॉमी नहीं होता है, वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक इन द सेंस, भाई एग्रीकल्चर हो रहा है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है और इस एग्रीकल्चरल लैंड में क्या कर रहे हैं भाई, सर्फ जो है, सर्फ का मतलब एक तरीके से आप उनको स्लेव मान लीजिए, जो लैंड को बेस बना के मतलब मेहनत वगैरह कर रहे हैं और वहां उनको रहने खाने दिया जा रहा है, बसने दिया जा रहा है, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कर रहे हैं, ट्राइबल चीफ को क्या दे रहे हैं, एक तरीके से टैक्स दे रहे हैं, हफ्ता वसूली समझ लीजिए आप लोग। ये ट्राइबल चीफ क्या कर रहा है भाई, हफ्ता वसूल रहा है किससे, कि भाई आपको अगर यहाँ रह के एग्रीकल्चर करना है, अपना पालन पोषण करना है, तो बदले में आपको हमको क्या देना पड़ेगा, हफ्ता देना पड़ेगा।
टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। क्या हो रहा है, बहुत सारे डिफरेंट ट्राइबल चीफ्स हैं, इनके आपस में क्या है भाई, कोई ऐसा हायरार्की नहीं है ना, कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की नहीं है, कोई एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है, कोई एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई सेंट्रलाइज ऐसा सिस्टम नहीं है। तो क्या हो गया भाई, ये फ्यूडलिज्म हो गया है। ठीक है, लेकिन इस फ्यूडलिज्म का विथ टाइम क्या होगा, डिक्लाइन होगा, और डिक्लाइन होगा तो एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की आएगा। और भाई वो स्ट्रॉन्ग मोनार्की आएगा तो स्ट्रॉन्ग मोनार्की को क्या चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोनार्की को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और एक ब्यूरोक्रेसी। और अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी और ब्यूरोक्रेसी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी आपको चाहिए तो फ्री में तो आएगी नहीं। आप आर्मी रखेंगे तो क्या देंगे उसको, सैलरी देंगे ना, सैलरी देंगे भाई, ब्यूरोक्रेट को तनख्वाह देंगे, क्यों काम करेंगे कोई आपके लिए, क्यों काम करेगा कोई आपके लिए, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए उनको भाई, पैसे चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और वही जो स्ट्रॉन्ग मोनार्की है वो क्या कर रही है, बहुत सारी कंपनीज को क्या दे रही है कि भाई प्रोत्साहित कर रही है, प्रोत्साहित इन द सेंस उनको इंस्पायर कर रही है कि भाई जाइए भाई, आप ट्रेड कीजिए, आप काम कीजिए, आप एम्पायर में, आप अपने स्टेट में, आप अपने इलाके में क्या लाइए, बहुत सारे वेल्थ को लेके आइए। कैसे लेके आइए भाई, आप जो ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट जनरेट होगा, उस पर फिर हम आपको टैक्स लगाएंगे और क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेंगे। तो क्या है भाई, गोल्ड। उसी सी वोएजेस से आप देखिए ना भाई, सी वोएजेस जो हुए हैं, क्यों हुए हैं, वो जो सी वोएजेस हुए हैं वो ट्रेड रूट को ढूंढने के लिए हुए हैं कि भाई अगर ट्रेड रूट हमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस ट्रेड रूट को फॉलो करके जाएंगे, वहां से ट्रेड करेंगे। इससे पहले क्या था, 7वीं से 15वीं सदी तक बहुत सारे, 7वीं से 15वीं सदी तक, मतलब कहना चाहिए 7th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन का टाइम कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि भाई 7th सेंचुरी में 622 से 32 में प्रॉफिट ने किया है काम, और उसके बाद फिर उनके जो उत्तराधिकारी थे, जो सक्सेसर्स थे, खलीफा सॉरी, उन लोगों ने काम किया है, और उन लोगों ने बहुत सारी ग्लोबल सिस्टम सा बना लिया था। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया बेटा, ईरान, इराक, सीरिया, इन सारे इलाकों पर क्या किया है, कब्जा किया है, और उनके जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो हर एक जगह मतलब छाए रहते थे पहले। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वास्को डिगामा कालीकट के पोर्ट पर, कालीकट के बंदरगाह पर उतरा है, तो कुछ मुस्लिम व्यापारियों ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। क्यों की होगी भाई ये कोशिश, क्यों की होगी, वो लोग सोच रहे थे कि भाई इसने तो ट्रेड रूट देख लिया, जैसे तैसे ये बचता है वहां से और इसको ट्रेड रूट पता चल गया। तो ये जो ट्रेड रूट यूरोपियंस को पता चला है, ये सिर्फ ट्रेड रूट ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन का एंड है और क्रिश्चियन ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये देखिए क्या हुआ है, तो सी वॉयजेस में और एक और चीज क्या है, ग्लोरी। भाई एक राजा जो है ना, उसको क्या चाहिए, ग्लोरी चाहिए, कि भाई उसके जो शासन है, उसका जो गवर्नेंस है, उसका जो स्टेट है, उसके स्टेट का इकबाल बुलंद रहे पूरे इलाके में, ग्लोरी चाहिए उसको, है ना। बहुत सारे जो युवा हैं, बहुत सारे जो यूथ है, वो आर्मी में जाना क्यों पसंद करते हैं, आर्मी में जाना क्यों पसंद करते हैं, उसका रीजन क्या है कि जो रिस्पेक्ट आर्मी को मिलती है वो शायद ही और किसी प्रोफेशन को मिलती होगी। ठीक है, तो ग्लोरी सबसे बड़ा एक पॉइंट रहता है सबके दिमाग में। तो एक किंगडम को भी, एक एम्पायर को भी क्या चाहिए, ग्लोरी चाहिए भाई। तो जिस भी एम्पायर का, जिस भी स्टेट का डिफरेंट जगह क्या होगा, कॉलोनीज होंगी, डिफरेंट जगह कॉलोनीज होगा, और ट्रेड रिलेशन होगा, इकोनॉमिक रिलेशन होगा, उसकी उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी भाई, ग्लोरी बढ़ेगी। और देखिए कॉलोनियलिज्म इसी से लिंक्ड है। आप कहेंगे कॉलोनियलिज्म क्या होता है, देखिए कॉलोनियलिज्म मूलतः एक आर्थिक संबंध है, एक बेसिकली इकोनॉमिक रिलेशन है स्टूडेंट, मदर स्टेट का और कॉलोनी का। ठीक है, मैं समझाता हूं। देखिए हमारा जो कंट्री था उसको कॉलोनी बनाया किसने, किसने बनाया कॉलोनी, ब्रिटेन ने बनाया। ब्रिटेन ने बनाया तो उसको, ब्रिटेन को अपन क्या बोलेंगे, अपन मदर स्टेट बोलेंगे। ठीक है, और इस मदर स्टेट ने क्या किया, इंडिया को कॉलोनी बनाया है। और कॉलोनी जो बनाने की जो प्रोसेस है ना, वही प्रोसेस क्या है भाई, कॉलोनियलिज्म। ब्रिटेन ने सिर्फ हम ही को कॉलोनी नहीं बनाया, बहुत सारे इलाकों में ब्रिटेन का कब्जा था, और कब्जे से वो लोग क्या करते थे, शुरू में तो देखिए मूलतः ये प्राइमरीली देखा जाए तो क्या है, ये इकोनॉमिक रिलेशन है। और इसमें माना जाता है कि भाई ये मदर स्टेट का जो इंटरेस्ट है ना, मदर स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो सुप्रीम है, और ये कॉलोनी का जो इंटरेस्ट है ना वो इसका सबसर्विएंट है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मतलब हमारे इंटरेस्ट के लिए कॉलोनी है, हम इसके मतलब ये हमारे इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ही ये कॉलोनी है, मतलब हमारे जो भी इंटरेस्ट आएगा हम उस हिसाब से क्या करेंगे, इस कॉलोनी को
यूज करेंगे। मान लीजिए हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो ये कॉलोनी देगी। हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, हमें उस प्रोडक्ट्स को बेचना है, हमें मार्केट चाहिए, तो हम कहाँ जाके बेचेंगे भाई? कॉलोनी में जाके बेचेंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉलोनियलिज्म। और आप बोलेंगे कि वो ट्रेड से कैसे उसका रिलेशन है? ट्रेड से ही तो रिलेशन है, शुरुआत में क्या करने आए? वो ट्रेड करने आए। लेकिन जब यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे पॉलिटिकल केओस है, आप वही एग्जाम्पल लीजिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा सेंट्रलाइज सा एम्पायर नहीं था, तो इन लोगों ने क्या किया है, वहां जाते ही लूट मचा दी उन लोगों ने। जिस इलाके को, जिस अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कोलंबस ने ढूंढा है, वहां पर स्पेन ने कब्जा किया है और स्पेन ने बेसिकली उसको कॉलोनाइज किया है। वहां पे कोई सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था नहीं। अफ्रीका में आप देखेंगे कि कोई सेंट्रलाइज्ड उतना एम्पायर था नहीं, तो वहां पर क्या किया है जाते ही लूटना शुरू कर दिया है। ठीक है, वहां से रॉ मटेरियल्स, वहां से रबर और वहां से बहुत सारी चीजें निकालना इन लोगों ने शुरू कर दी है। लेकिन हमारी कंट्री में उस समय एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, है कि नहीं? जब इन लोग का ये इन्फ्लक्स शुरू हुआ था, आपको पता है कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटिशर्स को रॉयल चार्टर दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर दिया था, आपको पता होगा। ठीक है, तो क्या हुआ है उसमें, उसके बाद जो ये जो कंपनियां डिफरेंट डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ये लोग आना शुरू हुए हैं, तो उस समय हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर है। क्या है वो एम्पायर? मुगल एम्पायर है भाई, काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर है। और चाइना में भी एक बहुत मजबूत एम्पायर है। तो वहां पर ये लोग कैसे गए हैं? हाथ जोड़कर गए हैं कि हमें आने दीजिए, हमें ट्रेड करने दीजिए, हमें फैक्ट्री बनाने दीजिए। लेकिन विथ टाइम जब ये अपनी जड़ें जमा लेते हैं कंट्री में, और जब ये देखते हैं कि भाई पॉलिटिकल केओस है, कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड पावर यहाँ पर नहीं है, छोटे छोटे चीफ्स हैं और वो भी आपस में लड़ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इनकी नीयत खराब हो जाती है और ये क्या करते हैं, फुल फ्लेजेड हम पर कब्जा करने लग जाते हैं। कॉलोनी मेकिंग का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। डिफरेंट टाइप के वॉर्स के बारे में आपने सुना होगा, हम पर बहुत सारे धीरे धीरे करके इलाके को जीतते हैं। लाइक कर्नाटिक वॉर, फिर बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा, बैटल ऑफ बक्सर आपने सुना होगा। धीरे धीरे क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स पर कब्जा करके क्या कर लेते हैं, हमें कॉलोनी बना देते हैं। और इंडस्ट्रियल फेज में तो हमारे साथ और बुरा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? हमें एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी के रूप में ढाल देते हैं। हमें रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बना लेते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, हम पर कब्जा करते हैं। तो उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, वो ग्लोरी जुड़ा हुआ है, जिसके जितनी भी ज्यादा, जिस स्टेट की, जिस भी कहना चाहिए कि जिस भी स्टेट की, जिस भी किंगडम की, जिस भी राजा की जितनी कॉलोनीज होती थी ना, उसको उतना ग्लोरी का अनुभव होता था कि भाई इतने इलाके, इतने एरिया मेरे कब्जे में है। जैसे मैं आपको ब्रिटेन और फ्रांस के एग्जांपल देता हूं, दोनों ही कॉलोनाइजर्स थे। ब्रिटेन को तो चलो एक बहाना है कि भाई हमारे पास हम इंडस्ट्रियल पावर है, हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, तो हमको मार्केट चाहिए, तो हम मार्केट के लिए क्या कर रहे हैं, कॉलोनी पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए फ्रांस का तो उतना इंडस्ट्रियली साउंड कंट्री भी नहीं था फ्रांस, और फ्रांस को उतना ज्यादा मार्केट का नीड भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया है, बहुत जगह कॉलोनी बनाई है। वाई? वियतनाम किसका कॉलोनी था? वियतनाम फ्रांस का कॉलोनी था। उसने क्या किया है, बहुत सारी जगह कॉलोनी बनाई है। क्यों? फॉर अ सेंस ऑफ ग्लोरी। ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि भाई द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है। रात को भी क्या है कि वो लोग छाता लेके घूमेंगे, मतलब एक कहना चाहिए कि सिंबॉलिक है चीज, मतलब एक तरीके से रौला बोलते हैं उसको पंजाबी में, कि रौला है। तो ब्रिटिशर का एक तरीके से देखा जाए तो रौला है भाई कि हाँ हमारे एम्पायर में क्या है, सन कभी सेट नहीं होता, सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, एक सेंस ऑफ ग्लोरी है। अब आप बोलेंगे कि गॉड से क्यों जोड़ दिया सर आपने सी वॉयजेस को, तो इसके ऊपर भी क्या है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है स्टूडेंट्स। क्या स्टोरी है अभी आपको बताता हूं मैं। वो स्टोरी कुछ ऐसी है स्टूडेंट्स, क्या स्टोरी है कि देखिए आपने जीसस का नाम सुना, आपने ज्यूस का नाम सुना होगा, ज्यूस। ठीक है, ज्यूस भाई इनके जो धर्म था वो मेसोपोटामिया में इनका धर्म सबसे पहले उस इलाके में इनका धर्म आया, और इनके प्रॉफिट थे भाई एडम थे इनके प्रॉफिट। फिर आपने मोजेस का नाम सुना होगा जिसको मूसा भी बोलते हैं। तो ये सारे प्रॉफिट हुआ करते थे इनके। लेकिन यार ये जहां गए इनके साथ क्या हुआ, इनको मतलब परेशान किया गया। इसके इलाके में क्या, ये जिस इलाके में पहले मेसोपोटामिया के इलाके में थे, फिर पैलेस्टाइन के इलाके में थे, ठीक है, फिर बाद में इजिप्ट के इलाके में मतलब इनका जाना हुआ। तो जो पैलेस्टाइन के इलाके में जब ये आए तो क्या हुआ था, वहां पर रोमन एम्पायर ने रोमन एम्पायर का कब्जा हो गया था। और रोमन एम्पायर में क्या था भाई, वहां पर पॉलीथिज्म था। पॉलीथिज्म क्या होता है,
उसको बोलते हैं अपन बहुदेववाद। बहुदेववाद, ठीक है। बहुदेववाद से क्या मतलब है कि बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं, बहुत सारे ईश्वर की पूजा करते थे। लेकिन ज्यूज क्या है भाई, ये लोग मोनोथिज्म को फॉलो करते हैं। और मोनोथिज्म क्या होता है? एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर की पूजा करते हैं लोग। और रोमन एम्पायर में क्या होता था कि भाई वहां के जो एम्पायरस होते थे वो उनकी भी मूर्तियां बनाते थे, उनकी भी पूजा करते थे। तो इसलिए इनके बीच में भाई रिफ्ट हो रही थी। फिर पैलेस्टाइन से निकल के भाई इन्हें इजिप्ट जाना पड़ा। इजिप्ट से फिर इनके प्रॉफिट जो है मूसा, मोजेस, वो इनको फिर वापस वहीं पैलेस्टीन के इलाके में लेके आए। फिर वहां इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। और परेशानी का सामना करते 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 ये पूरे यूरोप में फैल गए। समझ में आ रही है बात आपको? तो उसी में क्या हुआ था भाई कि इसी में जूस में ही के ही एक मतलब जूस से ही रिलेटेड एक व्यक्ति हुआ करते थे अपने, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो जेरूसलम है, यरूशलेम भी बोलते हैं बहुत लोग इसको। तो जेरूशलेम में के पास बेथलम नाम की जगह पर, जेरूशलेम में बेथलम नाम की जगह पर जीसस का क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। इसलिए आप देखेंगे कि भाई वो जेरूशलेम जो इलाका है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियंस के लिए भी। और जेरूशलेम के इलाके में ही मतलब जो इलाका है उसमें अल अक्सा मॉस्क भी है, जो कि मुस्लिम लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो जगह उसको ही तो कब्जा करने के लिए वो हुआ था, कहना चाहिए कि क्रूसेड्स हुए थे। इस्लामिक पावर और क्रिश्चियन पावर के बीच में अराउंड 1000 के आसपास अगर आप देखेंगे तो क्रूसेड्स हुए हैं। क्रूसेड्स जेरूशलेम पर कब्जा करने के लिए, क्रिश्चियन पावर और इस्लामिक पावर, वो अलग स्टोरी है, हम कभी सुनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कि क्या हो रहा है भाई जेरूशलेम में। जेरूशलेम के पास जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और 29 साल की उम्र में क्या हुआ है, अराउंड 29 ईयर्स की एज में वो रेगिस्तान में गए हैं कुछ टाइम पे। याद कीजिए भगवान बुद्ध जंगल गए थे, किस लिए? सत्य की खोज में, ठीक है, एनलाइटन होने के लिए, ट्रुथ को ढूंढने के लिए। तो ये भी ट्रुथ को ढूंढने के लिए रेगिस्तान गए। अब हालांकि रेगिस्तान में तो गर्मी बहुत होती है, कैसे मैनेज किया अब वो भाई, अब बड़े लोग समझ रहे हो ना, तो वो मतलब जाहिर सी बात है काफ़ी मतलब बहुत ही महापुरुष, एक मतलब सन ऑफ गॉड कहते हैं जीसस को, महापुरुष थे। तो सन ऑफ गॉड मतलब वो ईश्वर के पुत्र हैं, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट भाई रेगिस्तान गए, वहाँ पे उन्हें क्रिश्चियनिटी का जो थॉट है उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको एनलाइटनमेंट मिला और फिर वो अपने लोगों में उसको फैलाने लग गए। तो क्या हुआ था, जब वो फैलाने लग गए उस चीज को, तो जीसस मतलब जो ज्यूज के जो प्रीस्ट क्लास थे, आपको पता है कि हर रिलीजन में क्या होता है भाई कि एक ऐसा ग्रुप डेवलप हो जाता है जिसके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। उस रिलीजन में वो लोग क्या करते हैं भाई, मतलब रिचुअलिज्म को प्रोत्साहन देते हैं, या फिर मतलब वो रिफॉर्म नहीं होने देना चाहते, क्योंकि स्टेटस को से उनको क्या मिलता है भाई, फायदा मिलता है। अब स्टेटस को क्या होता है? स्टेटस को एक टर्म है जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में यूज करते हैं, मतलब यथास्थितिवाद। इसका मतलब क्या है, जैसा है वैसा रहने दो, चलने दो, चेंज की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर आज कोई बोले कि हाँ यार सब बढ़िया तो चल रहा है, चेंज की कोई जरूरत नहीं है, तो भाई जो एलीट क्लास है, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, उसको तो चेंज की जरूरत नहीं है ना, उसके लिए तो बढ़िया ही चल रहा है। तो स्टेटस को होगा तो उसको फायदा होगा, है ना। लेकिन चेंज की जरूरत किसको है? जो सो कॉल्ड गरीब हैं, जो सो कॉल्ड मुफलिस हैं, सो कॉल्ड नहीं मतलब सच में जो गरीब है, मुफलिस हैं, कमजोर हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस जिनको हम कहेंगे, उनको तो चेंज की जरूरत है ना। तो ज्यूज में भी एक ऐसा ही प्रिस्ट क्लास आ गया था जिनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, ठीक है। उनको क्या लगा कि भाई उनकी धार्मिक दुकानें बंद हो जाएंगी ये जीसस की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, एक रोमन गवर्नर के कान भर दिए, जाके रोमन गवर्नर के कान भर दिए और कहा कि भाई ये जीसस नाम का जो आदमी है वो क्या कर रहा है, मुझे लग रहा है कि रोमन एम्पायर के खिलाफ कोई ना कोई रेबेलियन को, कोई ना कोई रेवोल्यूशन को वो शह देने की कोशिश कर रहा है। तो उसी रोमन गवर्नर ने क्या किया था, जीसस को क्रूसीफाई कर दिया था। और इसमें जो साथ देने वाले उनमें से कौन थे भाई? जूस। मतलब वो सारे जूस नहीं भाई, जो प्रीस्ट क्लास थी ना जूस की, जो नॉर्मल जूस थे वो तो उनको अपना वो मानते थे, क्या कहते हैं, मसीहा मानते थे कि नहीं ये तो हमको लिबरेट करने आए हैं जीसस सही में, ठीक है। तो जो जूस के प्रीस्ट क्लास थे ना, उन लोगों ने क्या किया, रोमन गवर्नर के कान भर दिए और उसकी वजह से क्या हुआ, जीसस का क्रूसिफिकेशन हो गया। और इसके पीछे आप जो हिटलर के मन में जो जूस के प्रति घृणा देखते हैं, होलोकॉस्ट आप देखते हैं कि ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर उसने क्या किया है, जूस को कितना प्रताड़ित किया है। एंटी सेमेटिक जो अप्रोच है ना, वो यहीं से आ जाती है, क्योंकि जूस के प्रीस्ट क्लास का जीसस को क्रूसीफाई करने में उनकी एक भूमिका थी, उनका एक मदद था। तो इस वजह से एंटी सेमेटिक अप्रोच किसकी है भाई, हिटलर की भी थी उस समय।
हालांकि बस वही नहीं है, बहुत सारे और भी उसमें इंट्रिकसीज है, वो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये सब चल रहा है भाई। तो अब जीसस ने क्या किया है कि भाई अब ये आ गया है अपना एक क्रिश्चियनिटी करके एक रिलीजन आ गया है। ठीक है, तो अब क्रिश्चियनिटी करके एक रिलीजन आ गया है। तो विथ टाइम क्या हुआ है कि क्रिश्चियनिटी में भी क्या आ गया है, रिचुअलिज्म आ गया है, और इसमें भी क्या हो गया है, एक चर्च सिस्टम करके, कैथोलिक चर्च सिस्टम करके एक चीज डेवलप हो गई है, कैथोलिक चर्च सिस्टम। पहले तो सेंट्स आए इसमें यार, जीसस के बाद, जीसस के जब डेथ हो गया तो एक क्रिश्चियनिटी एक नया रिलीजन के रूप में सामने आया, और उसके बाद क्या हुआ है कि बहुत सारे सेंट्स आए, पीटर लोम्बार्ड, थॉमस एक्विनास, है ना, बहुत सारे सेंट्स आए, कुछ तो सेंट बहुत ही कमाल के थे। और उसके बाद जो कुछ सेंट आए उन लोगों ने क्या किया है, इस धर्म को, क्रिश्चियनिटी को एक ऐसे रूढ़िवादी धर्म के रूप में बना दिया है। रूढ़िवादी इन द सेंस बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडिशनलिज्म आ गया, बहुत ज़्यादा इसमें रिचुअलिज्म आ गया। और जब भी रिचुअलिज्म आता है तो क्या होता है भाई, धर्म जिस चीज़ के लिए बना होता है वो अपनी चीज़, मतलब लोगों के भलाई के लिए वो काम वो नहीं कर पाता है, लोगों का फिर क्या करने लग जाता है, वो शोषण करने लग जाता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग जाता है। तो एक कैथोलिक चर्च सिस्टम डेवलप हो गया, और मतलब बेसिकली चर्च की चलने लगी पूरी यूरोप में। और चर्च के हेड कौन हुआ करते थे भाई, पोप। ठीक है, बहुत सारे जो इसमें बिशप वगैरह ने आपने नाम सुने होंगे, मतलब पोप के जो प्रीस्ट होते हैं ना वो सब। तो पोप वगैरह को क्या होता था भाई, इन लोगों को चैस्टिटी का एक वो लेना पड़ता था कि भाई आपने शादी वगैरह नहीं करनी, आपने हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन ये लोग क्या करते थे भाई, इनके 11 इलेजिटिमेट सन घूमते रहते थे। तो लोगों को भी लग रहा था कि भाई ये लोग जो कहते हैं वो तो करते हैं नहीं। प्लस ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे धार्मिक तरह के, बहुत सारे रिलीजियस तरह के टैक्सेस भी लगाते थे कि भाई पीटर स्पेंस टाइथ, जो सामान्य क्रिश्चियंस पे कि भाई ये टैक्स आपको देना है, और ये चर्च की तरफ, चर्च में मतलब ये चर्च के वेलफेयर के लिए जाएगा, ये टैक्स आपको देना है। फिर क्या इसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते भाई, आपने अगर चर्च के खिलाफ कुछ बोला तो चर्च का एक बाकायदा एक पूरा जुरिस्डिक्शन है, और उस जुरिस्डिक्शन में आपको सजा भी हो सकती है। तो ऐसे करते करते क्या हुआ है, ये एक बहुत ज्यादा मानव पर दबाव बनाने वाली संस्था के रूप में क्या आ गया, कैथोलिक चर्च सिस्टम आ गया। और इसी कैथोलिक चर्च सिस्टम के समय को क्या बोलते हैं हिस्ट्री में, डार्क एज। डार्क एज इसलिए बोलते हैं कि यार इस समय ना साइंस का विकास हुआ, ना फिलॉसफी का विकास हुआ, ना इस समय कोई भी लिटरेचर का विकास हुआ, तो इसीलिए इसे डार्क एज कहा जाता है। और एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्मल इंसान काफी परेशान हुआ इस चर्च सिस्टम की वजह से, कैथोलिक चर्च सिस्टम की वजह से। और कैथोलिक चर्च सिस्टम में जो पोप है, जब तक रेनेसां नहीं आएगा तब तक ये कैथोलिक चर्च सिस्टम ही चल रहा है। जब ये सी वॉयजेस की शुरुआत हुई थी तब कहीं कहीं जो चर्च वगैरह भी है, हर जगह चर्च का अपना एक प्रभाव है। तो ये चर्च के एक पोप ने भी जो सी वॉयजेस करने जा रहे थे, उन लोगों के सर पे ऐसे करके बोला कि भाई जाइए आप ये महान काम कीजिए, और आप दूसरे जो भी नए इलाके में जाएंगे वहां पे आपको क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। इसलिए आप देखते जो मिशनरी वगैरह होते हैं ना, वो ट्राइबल इलाके में जाके काम करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, उनके पीछे उनका एक उद्देश्य होता है। हालांकि बहुत महान काम है वो, लेकिन उनके पीछे एक छुपा हुआ उद्देश्य यही है कि भाई वो इनको कन्वर्ट कर पाए सॉरी। तो वही, क्योंकि उनके रिलीजन में बहुत एक महान काम है कि अगर आप अपने रिलीजन के एम्बिट में किसी और को भी ला रहे हैं तो ठीक है। तो क्या किया है चर्च ने, मतलब पोप ने क्या बोला है कि भाई जाइए वो महान काम कीजिए आप, और आप जिस भी नए इलाके में जाएंगे तो क्या करना है आपको क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। ठीक है, इसलिए वो सी वॉयजेस के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है, सी वॉयजेस के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है, सी वॉयजेस के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। ठीक है, तो ये डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद आपने देखा क्या हुआ है। डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आप लोग समझ गए, आप लोग ये डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आप लोग समझ गए, आप लोग ये भी समझ गए कि भाई कैसे एक यूनिवर्सल चर्च सिस्टम यूरोप में फैला हुआ है, और यूरोप को क्या कर रहा है, एक यूरोप के नॉर्मल लोगों को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, और कैसे एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की आया है फ्यूडलिज्म के बाद, आप लोग वो भी समझ गए हैं। ठीक है, तो यार ये लेक्चर को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं, आज यही टॉपिक तक पढ़ते हैं, डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो फिर आप भी मतलब बोर हो जाएंगे, और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बोर करना नहीं चाहता। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।